देखिए, इस वीडियो में मैं आपको आचार्य चाणक्य की गुप्तचर नीति के बारे में एक दो चीजें बताऊंगा। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि अगर आप अपनी जिंदगी में वाकई में बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको इस बात की बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी रखना चाहिए कि आपके प्रतिद्वंद्वी, आपके शत्रु, आपके मित्र, आपके सहायक और खास तौर पर आपके सगे संबंधी इस वक्त क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने की इच्छा रखते हैं। और जो कुछ भी ये लोग कर रहे हैं या करना चाहते हैं उससे आपको कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो सकता, और अगर हो सकता है तो आप उन्हें किस तरह से रोक सकते हैं, और अगर वो कर चुके हैं तो उस कार्य का प्रतिकार किस तरह से किया जाएगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं किया जा सकता उस पर तो खैर विश्वास करना ही नहीं चाहिए, पर वो भी जिसके ऊपर पूरी तरह से आंखें बंद कर कर विश्वास किया जा सकता है उस पर भी पूरी तरह से आंखें बंद कर कर विश्वास नहीं करना चाहिए। भाई, बेटा किसी कुसंगति में फंस गया, किसी का किसी से चक्कर चल रहा है, जान पहचान वालों में कोई ऐन मौके पर चोट कर गया, इस तरह की सारी चीजें अगर समय रहते जानकारी में हो तो बड़े आराम से रोकी जा सकने वाली चीजें होती हैं। पर हर बार होता यही है कि जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है वही धोखा देता है, और धोखा भी जो है ये वही खाता है जो भरोसा करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि किसी पर भी कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए और अपनी जान पहचान के सभी लोगों पर पैनी नजर रखना चाहिए और समय समय पर उनकी जानकारी लेते रहना चाहिए। और ये चीज इतनी ज्यादा जरूरी है कि आचार्य चाणक्य ने गुप्तचर विभाग को सेना के 8 अंगों में से सबसे महत्वपूर्ण अंग माना है, जिनकी दी हुई जानकारी के आधार पर ही पूरी की पूरी रणनीति तैयार की जाती है। अब अगर आप इसी तरह से रणनीति तैयार करना सीखना चाहते हैं तो फिर इसके लिए यह बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आपके अंदर एक गुप्तचर बनने के सभी गुण होना चाहिए। ये हो गए बेसिक्स। अब आप ये समझिए कि एक अच्छा गुप्तचर बनने के लिए आपके अंदर कौन कौन से गुण होना ही होना चाहिए। सबसे पहला गुण होता है बुद्धिमत्ता। गुप्तचर जो है ये बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होना चाहिए, पर उसमें यह योग्यता भी होना चाहिए कि वो अपनी बुद्धिमत्ता को और अपनी सभी क्षमताओं को छुपा कर रख सके और एकदम बेवकूफ जैसा या कि फिर लगभग बेवकूफ जैसा व्यवहार करे। सवाल उठता है कि होना बुद्धिमान चाहिए पर दिखना बेवकूफ चाहिए, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि उस पर किसी को संदेह ना हो। अगर आप अपने परिवार वालों पर, अपने मित्रों पर और अपने सहयोगियों पर नजर रख रहे हैं तो आपके व्यवहार से ये चीज बिल्कुल भी नहीं झलकना चाहिए कि आप बहुत बारीकी से सभी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, और आपके मुंह से इस तरह की बात गलती से भी नहीं निकलना चाहिए कि हमें सब मालूम रहता है, हमने दुनिया देख रखी है। गुप्तचर का दूसरा गुण होता है बेहतरीन और जबरदस्त तार्किक क्षमता। यानी गुप्तचर जो है उसमें इस बात की काबिलियत होना चाहिए कि वो इस बात को सही तरह से समझ सके कि आसपास का माहौल क्या है और इस वक्त जो परिस्थितियां चल रही हैं आगे चलकर कैसी हो जाएंगी और उसको कहां लेकर जाएंगी। देखिए, जहां कहीं भी आपके दोस्तों का, आपकी जान पहचान वालों का और खास तौर पर परिवार के लोगों का आना जाना रहता है, आपको यह चाहिए कि आप कभी कभार वहां पर ऐसे ही उन्हें छोड़ने जाते रहें और वहां पर किसी ठिए पर खड़े होकर चाय वगैरह लेते रहें। अब देखिए, इससे असल में यह होता है कि आपको उस जगह का माहौल समझ में आता है और यह भी समझ में आता है कि उस जगह पर किस तरह के लोग आते जाते रहते हैं। यह हो गई एक चीज। कभी कभार बिना बताए लेने भी पहुंच जाना चाहिए। गुप्तचर का तीसरा गुण होता है उसका एक कुशल मनोवैज्ञानिक होना, जिससे वो सामने वाले की चेष्टा और मनोभावों को देखकर
उसके अभिप्राय को समझ सके। यानी अगर कोई बंदा किसी काम को कर रहा है तो क्यों कर रहा है, और अगर कोई बात कह रहा है तो क्यों कह रहा है, और उसकी असल में वजह क्या है, और आगे चलकर वो क्या कर सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ज़रूरत पड़ने पर आप सामने वाले की ज़रूरतों को समझकर उसको मैनिपुलेट कर सकते हो। इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझिए। देखिए, आम तौर पर होता असल में यही है कि हम अपनी जान पहचान वालों को, अपने परिवार वालों को ऐसे ही फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और इस बात पर ध्यान नहीं देते। आगे चलकर यही चीज़ बहुत बड़े झटके की तरह बाहर आती है। पर अगर आप ऐसा नहीं चाहते तो आप बस केवल इतना कीजिए कि सुबह, दोपहर, शाम और रात में एक बार का भोजन परिवार के किसी सदस्य के साथ और हफ्ते में एक बार का भोजन किसी परिचित के साथ कीजिए। इस चीज को भी समझिए कि परिवार के सभी लोगों के साथ एक साथ खाना खाने से सही बात कभी भी मालूम नहीं चलती। गुप्तचर का चौथा गुण होता है व्यापार, नीति, चिकित्सा, देश और काल की बहुत अच्छी जानकारी रखना, ताकि वो किसी भी परिस्थिति की और सामने वाले की सभी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को सही तरह से समझ सके। आजकल जो कुछ भी चल रहा है, जो भी करियर ऑप्शंस हैं, जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो भी टेक्नोलॉजी है और जो भी अलग अलग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं, उनके बारे में सीखिए और एकदम अपडेटेड रहिए। इसके अलावा एक आध ज़रा कूल टाइप की आईडी बनाइए और अपने परिवार के लोगों को सभी प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो कीजिए। गुप्तचर का पांचवा गुण होता है अनिष्ट वचनों को सहने की और काम और क्रोध को जीत लेने की क्षमता होना। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि आप भावनाओं में बह जाएं और वो बोल जाएं जो नहीं बोलना चाहिए था, और वो कर जाएं जो नहीं करना चाहिए था। देखिए, जान पहचान के और परिवार के लोग अगर कभी तैश में आकर आपसे कुछ बोल भी जाएं तो उसके बदले में कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, चुपचाप सुन लेना चाहिए। और ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों के सामने चिल्लाने में हमेशा गलती होती है। इन लोगों को सही रास्ते पर लाने का कुल मिलाकर एक तरीका ही होता है, और वो तरीका होता है इनकी फैसिलिटीज़ को कम कर देना, ताकि इनको ये चीज़ समझ में आ जाए कि क्या बोला जाना चाहिए था और किस तरह से बोला जाना चाहिए था। गुप्तचर का छठा गुण होता है शारीरिक रूप से समर्थ होना, यानी उसे अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र चलाना आना चाहिए, ताकि वो स्वयं अपनी रक्षा भी कर सके और समय पड़ने पर शत्रुओं को कुचल सके। गुप्तचर का सातवां गुण होता है बहुत ही अच्छी स्मरण शक्ति होना, ताकि वो छोटी बड़ी सभी घटनाओं को याद रख सके और किन लोगों के सामने उसने क्या कहा है, क्या बहाना बनाया है और क्या इमेज बनाई है, उसमें पूरी तरह से और हर तरह की कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी बनी रहे। एक वीडियो बनाया था झूठ बोलने के 6 नियम, आप उसे ज़रूर देखिए। गुप्तचर का आठवां, आखिरी और सबसे ज़रूरी गुण होता है सौंपे गए कार्य को गुप्त रूप से संपादित कर देने की क्षमता होना। भाई, आप किसी पर नज़र रखे हुए हैं, किसी की जासूसी कर रहे हैं, तो ये बात उसको कभी भी मालूम नहीं चलना चाहिए। और इसके लिए आप ये कीजिए कि जिस गलती को भी आप पकड़ें, अगर वो अर्जेंट नहीं हो तो उसके बारे में कम से कम 2 हफ्ते के बाद बोलना चाहिए, ताकि यही लगे कि कोई घर पर आकर बता गया होगा। ये हो गया आचार्य चाणक्य का गूढ़ पुरुष उत्पत्ति प्रकरण। अब आ जाइए गूढ़ पुरुष प्रणिधि प्रकरण पर, और इसमें गुप्तचर के कार्यक्षेत्र के बारे में बताया गया है, जिसको समझाने के लिए मैं आपको दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गुप्तचर का एग्जाम्पल दूंगा। देखिए, गुप्तचर के कुल मिलाकर 10 काम होते हैं, जिसमें से सबसे पहला काम होता है अभिगमन। जिस किसी के बारे में आप जानना चाहते हो या जासूसी करना चाहते हो, किसी ना किसी तरह से आपकी उस तक या उसके आसपास के लोगों तक पहुंच होना चाहिए। सीता जी को ढूंढने के लिए सागर को पार कर कर लंका कौन जा सकता है, कौन जाएगा? हनुमान जी जा सकते हैं, हनुमान जी जाएंगे।
गुप्तचर का दूसरा काम होता है इष्ट सिद्धि करना। अच्छा गुप्तचर असल में उसे कहा जाता है जो प्रमुख कार्य को सबसे पहले करे और प्रमुख कार्य को हानि नहीं पहुंचाते हुए दूसरे जरूरी कार्यों को भी पूरा करे। हनुमान जी का प्रमुख कार्य था लंका में जाकर सीता जी को ढूंढना और वापस आकर श्री राम को यह बताना कि सीता जी वहीं पर हैं। और थोड़ा सा कम जरूरी काम था लंका का सैन्य बल परखना। गुप्तचर का तीसरा काम होता है छिद्रान्वेषण, यानी सामने वाले की कमजोरियों को बारीकी से ढूंढना और समझना। हनुमान जी जब लंका में गए तो सीता जी को ढूंढते ढूंढते उन्होंने पूरी लंका का दौरा किया और वहां का वास्तु समझा कि कौन सी चीज कौन सी जगह पर है। गुप्तचर का चौथा कार्य होता है कूट प्रबंधन, और इसमें षड्यंत्र और वस्तु स्थिति को समझने की कोशिश की जाती है कि अगर हम अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं तो इसमें क्या नुकसान हो सकता है। एक सवाल है कि हनुमान जी जब लंका में गए थे और इतने पराक्रमी थे तो सीता जी को अपने साथ क्यों नहीं ले आए? अरे पूरी अशोक वाटिका ही उखाड़ लाते तो युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखिए, युद्ध तो होना ही था, क्योंकि जिस तरह से रावण पंचवटी में गया था वैसे ही किष्किंधा भी चला जाता और वैसे ही अयोध्या भी चला जाता, क्योंकि ये उसकी बहन की नाक का और उसकी खुद की नाक का सवाल था। पांचवी चीज होती है सुहृद भेद, और इसमें असल में उन लोगों को ढूंढा जाता है जो हमारे शत्रु से ही संबंधित होते हैं पर हमारे शत्रु से अपमानित या प्रताड़ित किए गए होते हैं, और इस तरह के लोगों को प्रतिकार अथवा प्रतिशोध का आश्वासन देकर उनकी मदद ली जाती है। जब विभीषण श्री राम के पास शरण लेने के लिए आए तो सब लोगों को ऐसा लगा कि हो सकता है कोई मायावी ही हो। तब हनुमान जी ने पूरी बात बताई और विभीषण से कहा कि आप श्री राम की मदद कीजिए, और श्री राम ने विभीषण से कहा कि हमें लंका का राज्य नहीं चाहिए, जब हम जीत जाएंगे तो आपको ही लंका का राजा बना देंगे। छठी चीज होती है गूढ़ दंडाति सारण, और देखिए इसके दो मतलब होते हैं, जिसमें से पहला मतलब होता है गूढ़ रीति से अपनी सैन्य शक्तियों को सामने वाले के यहां भेज देना, और दूसरा मतलब होता है गूढ़ रीति से सामने वाले की शक्तियों को क्षीण कर देना। देखिए, हनुमान जी ने केवल फल खाते खाते पूरी की पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी, रावण के 5 सेनापतियों को और रावण के पुत्र अक्षय कुमार को उसकी सेना के साथ मार डाला, और यह सारा काम केवल और केवल रावण की सैन्य शक्ति को परखने के लिए और उसकी शक्तियों को क्षीण करने के लिए किया गया। सातवीं चीज होती है प्रताप, और इसमें असल में यह किया जाता है कि सामने वाले को यह दर्शाया जाता है या कि फिर बताया जाता है कि जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करना ही तुम्हारे लिए फायदेमंद है, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा बहुत नुकसान हो जाएगा। हनुमान जी ने रावण को समझा दिया कि जो शिव धनुष तुमसे हिला तक नहीं था वो श्री राम ने कमल की डंडी की तरह उठा लिया, और जब उस पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तो गलती से ज्यादा जोर जब दे दिया तो धनुष ही टूट गया था। तुम्हारे भाई खर और दूषण 14,000 सैनिक लेकर भी गए थे तो भी अकेले ही उनको निपटा दिया, और वो वाली जो तुम्हें कांख में लेकर दौड़ा करता था उसको एक तीर में निपटा दिया। तुम्हारी श्री राम के सामने कोई तुलना नहीं है, और इसीलिए माँ सीता को अपनी बेटी मानकर विदा कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। आठवीं चीज होती है बंधु रत्नापहरण, और इसमें असल में यह किया जाता है कि शत्रु की किसी कीमती चीज को नष्ट कर दिया जाता है, या कि फिर किसी परम प्रिय व्यक्ति का अपहरण या उसका वध कर दिया जाता है, ताकि सामने वाले को अत्यधिक दुख और क्रोध हो, जिससे उसके सही तरह से सोचने समझने की और काम करने की शक्ति खत्म हो जाए। अब देखिए, यह बहुत ही खतरनाक टैक्टिक होती है, और अगर इसका उपाय नहीं मालूम हो अच्छों के हौसले पस्त हो जाते हैं। आप देखिए कि रावण ने इस
टैक्टिक का इस्तेमाल 4 बार किया है। पहला तब जब सीता जी का हरण किया, दूसरा तब जब मेघनाद के द्वारा शक्ति प्रयोग से लक्ष्मण जी को मृत प्राय कर दिया, तीसरा तब जब सीता जी के सामने अपनी माया का प्रयोग कर कर भगवान श्री राम का कटा हुआ सिर रख दिया, और चौथा तब जब उसने हनुमान जी की पूंछ में आग लगवाने की कोशिश करी। पर क्योंकि हनुमान जी को उपाय मालूम था, क्योंकि हनुमान जी ने सीता जी को ढूंढते समय पूरे लंका के वास्तु को समझ लिया था और यह भी देख लिया था कि कौन सा विभाग किस जगह पर है, और इसी से उन्होंने पूरी लंका में और खास तौर पर शस्त्रागार और कोषागार में आग लगा दी, और इस तरह से लगाई कि अशोक वाटिका और विभीषण के घर को छोड़कर सब कुछ बर्बाद हो गया। नवी चीज होती है पराक्रम, और पराक्रम से मतलब है कि जब परिस्थितियां अत्यंत विपरीत हों तब अपनी सारी क्षमताओं से वो करके दिखा देना जो एकदम असंभव प्रतीत होता हो। वैद्यराज सुषेण को उनके घर के साथ उठाकर ले आना, द्रोणगिरी तक संजीवनी बूटी लेने जाना और बूटी को नहीं पहचान पाने के कारण पूरे पर्वत को ही उखाड़ कर ले आना, और रास्ते में महाराज भरत के द्वारा घायल कर दिए जाने के बाद भी अपना काम समय पर पूरा कर देना। बलम शौर्यम श्रुतम सत्वम विक्रमो दाक्षिमोत्तमम तेजः क्षमा घृति स्थैर्यम विनीतत्वम न संशयः। गुप्तचर का 10वां आखिरी और सबसे जरूरी कार्य होता है प्रतिचर्या। जिस तरह से आप सामने वाले की जासूसी कर रहे हो, उसी तरह से सामने वाले का भी कोई गुप्तचर आपकी जासूसी कर रहा होगा, और जिस तरह से आप उसके काम को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो, उसी तरह से सामने वाले का गुप्तचर भी आपका काम बिगाड़ने की कोशिश करेगा। और इसीलिए गुप्तचर के रूप में आपका कार्य होता है कि आप हमेशा इतने चाक चौबंद हों कि दूसरे गुप्तचर के मनोभावों से उसको पहचान सकें और उसके अभिप्राय को समझ सकें। कालनेमी वध, ये हो गए गुप्तचर के 8 गुण और उनके 10 कार्य विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। एक वीडियो है झूठ बोलने के 6 नियम। सबसे पहले उसको अपने खून में उतारिए, बाकी की सारी चीजें अपने आप आती चली जाएंगी। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।